सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग पार्ट 3 यानी जो घटना चक्र का पॉइंटर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसका पार्ट 3 है यानी भाग तीसरा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब तक 2 भाग हम लोग पढ़ चुके हैं, आज तीसरा भाग है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है दर्रा है। भारत में जितने दर्रे हैं और जो महत्वपूर्ण है जो घटना चक्र पॉइंटर में दिया गया है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे तो जो सबसे पहला दर्रा है वो सेला दर्रा है। एक में मिलाकर लिखा जाता है। सेला दर्रा स्थित है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश के जितने भी दर्रे हैं महत्वपूर्ण हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। तो अरुणाचल प्रदेश में एक बोमडीला दर्रा है जो बहुत ही एग्जामों में पूछा जाता है। यांगदाब दर्रा है, दिफू दर्रा है, पांगसाऊ दर्रा है, एक यहाँ पे दिया ही गया है सेला दर्रा। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश में कितने दर्रे होंगे? तो 5 दर्रे होंगे। बोमडीला, यांगदाब, दिफू, पांगसाऊ और सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश के ये दर्रे हो गए। अब बात आती है पाल घाट स्थित है कहाँ पे? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। पाल घाट स्थित है कहाँ पे? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य में। फिर बात आती है भोर घाट स्थित है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में जितने भी दर्रे हैं हम लोग यहीं एक ही जगह सबको देख लेते हैं। जैसे महाराष्ट्र में थाल घाट, भोर घाट, अम्बा घाट यानी 3 जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है महाराष्ट्र में। तो एक तो दिया ही गया है भोर घाट, 2 और याद कर लीजिए थाल घाट और अम्बा घाट, ये महाराष्ट्र में ही है। अब लिपू लेक जो दर्रा स्थित है वो कहाँ पे? उत्तराखंड में। यहाँ पे जो दिया गया उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड के जितने दर्रे हैं देखते हैं। तो जो उत्तराखंड में है एक नीति दर्रा है, एक लिपू लेक दिया ही गया है, एक माना दर्रा, एक मणिरंग दर्रा है, एक पारंगला दर्रा है, एक थांगला दर्रा है। ये उत्तराखंड के दर्रे हैं। ये जितने भी दर्रे मैं बता रहा हूँ सभी राज्यों के अलग अलग दर्रे में बता रहा हूँ। लेह जाने का जो रास्ता है ये बहुत ही महत्व हमेशा चर्चा में रहता है। तो जोजिला दर्रा है। लेह जाने का रास्ता कौन सा है? जोजिले दर्रे से ही जाया जाता है। नाथुला दर्रा ये सिक्किम में हज़ारों बार से भी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जा चुका है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है? सिक्किम में है। तो सिक्किम में जैसे 2 हो गए, एक नाथुला दर्रा हो गया, एक जेलेपला दर्रा हो गया, एक डोकिया बहुत कम पूछा जाता है लेकिन ये 2 बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक नाथुला दर्रा, एक जेलेपला दर्रा। तो ये सिक्किम के हो गए। और फिर आगे चलते हैं हम लोग। वर्ष 2006 के लगभग मध्य में भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया कौन सा दर्रा था? यही नाथुला दर्रा था। कहाँ पे है नाथुला दर्रा? सिक्किम में है। फिर ये सही सुमेलन है, इसको सिर्फ देखना है। एक तरफ पहाड़ी दर्रा दिया गया, एक तरफ राज्य दिया गया है यहाँ पे। अब जो है माणा दर्रा जो है ये उत्तराखंड में है। ये माना भी लिखा जाता है, कहीं माणा भी लिखा जाता है। अभी मैंने बताया था सभी राज्यों कितने कितने कौन कौन से दर्रे हैं। तो जम्मू कश्मीर की बात आई है तो जम्मू कश्मीर का मैंने नहीं बताया था। जम्मू कश्मीर जोजिला जम्मू एवं कश्मीर में है जोजिला दर्रा। अब जम्मू कश्मीर में जैसे पीर पंजाल दर्रा हो गया, बनिहाल दर्रा ये भी जम्मू कश्मीर में है। तो बनिहाल जैसे दिया ही गया है जम्मू कश्मीर में है, जोजिला दिया गया है। एक और याद करना है आपको, तो कौन सा है वो? पीर पंजाल दर्रा है, ये भी जम्मू कश्मीर में ही है। नाथुला भी मैंने बताया था कहाँ पे है, सिक्किम में है। नीति दर्रा कहाँ पे है? माना और नीति, इसे माणा लिखा है ना, इसको माणा भी लिखा जाता है, माना भी लिखा जाता है। नीति दर्रा। अब उत्तराखंड के मैं बताया था कि नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा, मणिरंग दर्रा, पारंगला दर्रा, थांगला दर्रा, ये सब कहाँ के हैं? उत्तराखंड के ही हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग ये भी सही सुमेलन ही है, सिर्फ इसको देखना है जल्दी जल्दी हम लोगों को। एक तरफ पर्वतीय दर्रा, एक तरफ राज्य है। तो बुमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश के सारे दर्रे भी मैंने बताया था, फिर एक बार बता देता हूँ कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं वो बोमडीला हो गया, यांगदाप हो गया, दिफू हो गया, पांगसाऊ हो गया, सेला हो गया, ये सब कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। सिक्किम में 2 बताया था मैंने, जेलेपला, एक नाथुला दर्रा, ये सिक्किम में है। मुलिंगला उत्तराखंड में, उत्तराखंड के सारे दर्रे मैंने बताया था। नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा, माना, मणिरंग, पा पारंगला दर्रा, थांगला दर्रा, ये सब कहाँ के हैं?
ये सब उत्तराखंड के ही हैं। सिपकीला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश का हो गया। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग बताया था, सिपकीला बताया था, बड़ा लाचा, यांगजी, ये सब कहाँ के? हिमाचल प्रदेश के ही दर्रे हैं। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर रोहतांग दर्रा अवस्थित है कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में है। माना दर्रा कहाँ पे? उत्तराखंड में। कई बार आप लोग देखेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, इसीलिए मैंने घटना चक्र का पॉइंटर जो यूज किया है पढ़ाने के लिए, ये जल्दी जल्दी रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम है सिपकीला, लिपुलेख, नाथूला, बोमडीला, ये क्रम जो है पूछा जाता है, इसलिए याद कर लीजिए। तो किधर से? पश्चिम से पूर्व, यानी पश्चिम से पूर्व यानी इस साइड से। ये पश्चिम हो गया, ये पूर्व हो गया। तो इस साइड में से चलेंगे पश्चिम की साइड से तो सिपकीला सबसे पहले मिलेगा, फिर लिपुलेख दर्रा मिलेगा, फिर नाथूला दर्रा मिलेगा, फिर बोमडीला दर्रा मिलेगा। नाथूला सिक्किम में है, लिपुलेख कहाँ पे है, सिपकीला कहाँ पे है, बोमडीला कहाँ पे है, सब मैंने बता ही दिया है। अब फिर बात आती है कि हिम रेखा एवं हिमनद के बारे में। हिमालय में हिम रेखा है कहाँ से कहाँ तक? 4300 से 6000 मीटर के बीच बीच पूर्व में है। ये ऊंचाई जो दी जाती है, जो हिमालय की हिम रेखा यानी जो बर्फ जमे रहते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं? 4300 मीटर से 6000 मीटर के बीच में पाए जाते हैं। ये कहाँ पे दिया गया? पूरब के साइड में। पश्चिम के साइड में भी अलग डाटा रहेगा, इसका हम अभी आगे बताएंगे। ये पूरब में, हिमालय के पूरब में, यानी इस साइड में, अरुणाचल प्रदेश के साइड में। सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर है। और चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है कहाँ पे? केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति गति सबसे अधिक है। हिमालय के हिमनदों के पिघलने की जो गति है वर्तमान में सबसे अधिक है। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में अवस्थित हिमनद है मिलाम हिमनद। मिलाम हिमनद में है। अब फिर पठार की बात आती है तो पठार देखते हैं हम लोग। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में। ये पूछा जाता है, युग कभी कभी पूछा जाता है, क्रिटेशियस युग। अब युग की बात आई है तो युग को हम यहाँ पे डिटेल से बता देते हैं आज। अब यहाँ पे जो है हम आज काल का विभाजन करते हैं, कितने कालों में भूगर्भिक समय सारणी को आज हम लोग विभाजन करते हैं। तो इस आधार पर पृथ्वी के इतिहास को 5 महाकल्पों, ध्यान दीजिएगा, 5 महाकल्पों, 4 युगों, 16 कालों व शकों में विभाजित किया गया है पृथ्वी को। अब इसमें पृथ्वी में कौन कौन से निर्माण कब किस काल में हुए हैं, ये जो है अगर इसको जानना है तो आप लोगों को पूर्व वीडियो में जाना पड़ेगा। अभी मैं इसके बारे में वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन मैं जो है 2-3 दिन में वीडियो डाल दूंगा इसके काल के बारे में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ज़रूर जानने का प्रयास करते हैं। तो जो 5 महाकल्प हैं तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है आर्कियोजोइक महाकल्प है। ये है 4 अरब वर्ष पूर्व से 1.5 अरब वर्ष पूर्व तक। प्रोटीरोजोइक जो है, अब प्रोटीरोजोइक जो महाकल्प है वो 2.5 अरब वर्ष पूर्व से 1.91 अरब वर्ष पूर्व है। पेलियोजोइक ये कहाँ पे है? 59 करोड़ वर्ष पूर्व से 34.2 करोड़ वर्ष पूर्व तक है। मीसोजोइक जो चौथा है, द्वितीयक युग इसे कहा जाता है, और पेलियोजोइक को प्रथम युग कहा जाता है। इसके पहले 2 और थे, कौन कौन से थे? आर्कियोजोइक और प्रीटोरियोजोइक थे। अब फिर एक है सीनोजोइक युग, 5A 5B करके दिया गया है, लेकिन मूलतः 5 ही हैं। तो सीनोजोइक को तृतीय युग 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 6.3 करोड़ वर्ष पूर्व माना जाता है। तो 5B जो है नियोजोइक है, चतुर्थ युग इसे कहा जाता है, 20 लाख वर्ष पूर्व से अभी भी वर्तमान में जारी है। इस तरह से जो है 5 महाकल्प हैं। अब 5 महाकल्प यानी 4 युग और 16 महाकल्पों में इसे विभाजित किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। फिर अगला है मेघालय का जो पठार भाग है, किसका भाग है? प्रायद्वीपीय खंड का ही भाग है मेघालय का पठार। फिर आगे चलते हैं हम लोग। भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं किस युग में? पैलियोजोइक महाकल्प में। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक जो घना बसा जिला धनबाद है, खनन उद्योग का विकास तथा औद्योगिकरण के लिए फेमस है।
छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर। अब फिर आगे चलते हम लोग देखते हैं कि मालवा का पठार, छोटा नागपुर का पठार, दक्कन का पठार तथा प्रायद्वीपीय पठार में से अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित पठार कौन सा? मालवा का पठार है। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। फिर आती है दंडकारण्य क्षेत्र हो गया। दंडकारण्य भारत में स्थित है कहाँ पे? मध्यवर्ती क्षेत्र में। फिर आगे चलते हैं हम लोग। फिर 9वां जो टॉपिक है ये है तटीय भाग का, भारत की तट रेखा। तो भारत की तट रेखा पर कितने राज्य हैं? तो 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं इसको हम यहीं भी बता देते हैं। पहला यहाँ पे हम शुरू करते हैं यहाँ से, इसे ये भारत का थोड़ा सा मैप बना लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। तो सबसे पहले कौन सा? गुजरात हो गया, यहाँ पे गुजरात है। फिर महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र बगल में यहाँ पे कर्नाटक है। फिर यहाँ पे जो है गोवा है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है और यहाँ पे उड़ीसा है। फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल। तो कितने होंगे? तो गुजरात 1 हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र 2, कर्नाटक 3, गोवा 4, केरल 5 और तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। यानी तटीय जो राज्य हैं वो 9 हैं। फिर बात करते हैं भारत का औसत समुद्र तल नापा जाता है कहाँ से? चेन्नई के तट से नापा जाता है। चेन्नई का तट जो है इस तरह से देखिए आप लोग, जैसे ये भारत का मैप है तो चेन्नई की तट यहाँ पे है, तो यहीं से जो है इसका समुद्र तल नापा जाता है। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। इसको हम लोग समझ लेते हैं। जैसे ये भारत हो गया, अभी मैंने जो मैप बनाया हुआ है, अब यहीं से हम लोग समझ लेते हैं। अब जैसे ये तो सीधा सीधा है नहीं, यहाँ पे उबड़ खाबड़ है, जैसे इस तरह से है। फिर इसके बाद एक लाइन और हम खींचते हैं इस तरह से, एक सीधा सीधा इसको मिलाते हैं। ये जो बीच में गैप है ये आधार रेखा इसको कहते हैं। ये जो छोटा छोटा गैप है बीच में, ये एक लाइन जो खींची गई है इसी को आधार रेखा कहते हैं। फिर आधार रेखा से जो है एक रेखा और खींच दीजिए समुद्र में, तो क्या हो जाएगा? ये 12 नॉटिकल मील की दूरी है। ये 12 नॉटिकल मील की दूरी है। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या क्या भारत सरकार कर सकते हैं। 12 नॉटिकल मील है। फिर उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक 24 नॉटिकल मील, 12 और बढ़ा दीजिए 24 नॉटिकल मील हो गया। फिर एक और रेखा खींची गई है 200 नॉटिकल मील, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 200 नॉटिकल मील। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो भारत की जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है या क्षेत्रीय सागर आधार रेखा से, आधार रेखा भी मैंने बताया ना कि आधार रेखा ये है, 12 समुद्री मील की दूरी तक है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार प्राप्त है। आधार रेखा जो है टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली कल्पित सीधी रेखा है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है। अब फिर बात आती है ये 24 नॉटिकल मील की, यहाँ से यहाँ तक जो है दूरी ये 24 नॉटिकल मील की है। तो इसे अविच्छन मंडल या संलग्न क्षेत्र भी बोला जाता है हिंदी में। तो इसकी जो दूरी है 24 समुद्री मील यानी 24 नॉटिकल मील है। एक समुद्री मील की दूरी कितनी होती है अगर नापा जाए तो ये 1.8 किलोमीटर होता है। इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि 24 नॉटिकल मील में क्या क्या अधिकार प्राप्त हैं भारत सरकार को। तो इस क्षेत्र में भारत को साफ सफाई, सीमा शुल्क और वसूली वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। इतना चीज़ें इसमें 24 नॉटिकल मील तक भारत को प्राप्त हैं। अब फिर इसके बाद बात आती है जो 200 नॉटिकल मील है, यानी यहाँ से यहाँ तक आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक जो दूरी है, इस क्षेत्र में भारत को, ये जो क्षेत्र है इतना, इसमें भारत को देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र से बोला जाता है। आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक है, जिसमें से भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान
व नए द्वीपों के निर्माण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की छूट मिली हुई है 200 नॉटिकल मील में। इसके बाद उच्च सागर का विस्तार है। इसके बाद महासागर आ जाते हैं, जहाँ सभी राष्ट्रों को समान अधिकार है। भारत की स्थलीय सीमाएं पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार देश से मिली हुई है। ठीक है, इन सबको जो है अधिकार है, समान अधिकार इसके बाद सबको प्राप्त हो जाता है समुद्र में। तो हम लोग अच्छे से इसको समुद्री मील को समझ लिए। 12, 24 आधार रेखा, ये सबको हम लोग 200 नॉटिकल मील सब समझ लिए हम लोग। अब आगे चलते हैं। भारत की जो तट रेखा की कुल लंबाई है लगभग 7500 किलोमीटर है। भारत में सबसे अधिक लंबा समुद्री तट है किसका? गुजरात का है। भारत में तट रेखा से लगे कितने राज्य हैं? 9 राज्य। अभी मैंने पहले ही बताया था कि 9 राज्य हैं। कौन कौन से हैं ये मैंने बताया था, इस तरह से मैप बना करके यहाँ से यहाँ तक 9 राज्य हैं। फिर प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम सूचक था किसका? हिंद महासागर का। प्राचीन काल में ये हिंद महासागर क्या नाम था? रत्नाकर था। इसको याद करके रखिए आप लोग, ये रत्नाकर है इसका प्राचीन नाम। अब बात आती है पश्चिमी तट की। तो भारत वर्ष के पश्चिम तटीय शहरों कन्नूर, नागरकोइल, जंजीरा एवं सिंधुदुर्ग का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। जंजीरा, कन्नूर, नागरकोइल और सिंधुदुर्ग, ये पूछा जाता कभी कभी। आपको यह यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। इस उक्ति में वर्णित स्थान है किसका? तमिलनाडु तट पर। फिर अगला जो क्वेश्चन है, जंजीरा, उडुपी, ओरेविले तथा तूतीकोरिन शहरों में से भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित शहर है जंजीरा, पश्चिमी तट पर है, और उडुपी यानी पश्चिमी तट ये है। इसे यहाँ पे मान लीजिए इस तरह से, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। अब आप लोग जो है कन्फ्यूज मत होइएगा। फिर आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं ये सुमेलित है, सही सुमेलित है। तो एक तरफ सागर पुलिन है, एक तरफ राज्य दिया गया है। तो दीघा जो है ये पश्चिम बंगाल में है, ये गोपालपुर उड़ीसा में है, कलंगाकुट गोवा में है, मरीना तमिलनाडु में है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का, अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। जैसे आप लोग मैप बनाएंगे, छोटा सा मैप बनाने का प्रयास आप लोग खुद से करिएगा, ज़रूर बार बार बनाइए, याद हो जाएगा। अब जैसे ये पश्चिमी तट हो गया, थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट हो गया। ठीक, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है तमिलनाडु, फिर यहाँ पे है आंध्र प्रदेश। इन दोनों जो तट है, इन दोनों तटों का जो नाम है यहाँ पे दिया गया ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल तट। इसका क्या नाम है? कोरोमंडल तट। एक चीज़ और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इस साइड में केरल है, पश्चिम साइड में केरल है। तो केरल के तट को क्या कहते हैं? इसे मालाबार तट कहते हैं। ये जो केरल का जो तट है इसे मालाबार तट कहते हैं। और अरब सागर से जो वर्षा शुरू होती है यहीं से मालाबार तट से ही 1 जून को प्रारंभ हो जाती है। अब जैसे केप कामोरिन के नाम से भी जाना जाता है क्या? कन्याकुमारी। फिर 10वां जो टॉपिक है द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कल्याण शिखर है, सैंडल पीक, इसको सैंडल पीक नाम से ही एग्जाम में याद दिया जाता है। स्थित है कहाँ पे? उत्तरी अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक ही है। अब इसका एक नाम है कल्याण शिखर। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या है 220। 10 डिग्री चैनल पृथक करता है अंडमान और निकोबार द्वीप से, और इसको मैं डिटेल से मैं पढ़ाया हुआ हूँ पिछले वीडियो में, जाकर के आप लोग वहाँ से पढ़िए,
क्योंकि वहाँ पे जितने भी चैनल हैं, जैसे 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ये सब मैं वहाँ पे बताया हुआ हूँ। 10 डिग्री चैनल अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, 10 भी पूछा जाता है, 8 भी और 9 भी। 10 डिग्री चैनल पृथक करता अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। 10 अंश जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता अंडमान और निकोबार को। दोनों एक ही क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग तरीके से यहाँ पे दिया गया है। ये भी बैरन द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी पे। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जिस अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है कौन सा? कोंकण तट भी जाना जाता है। किसको? पश्चिमी तटीय मैदान को। भारत का वह द्वीप जिसका उद्गम ज्वालामुखीय है बैरन द्वीप का है। ये ज्वालामुखी द्वीप है बैरन द्वीप। श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है कहाँ पे? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु शुरू होता है कहाँ पे? धनुषकोट से। राम सेतु, इसे राम का पुल कहते हैं, राम ने बनाया था, इसी को क्या कहा जाता है? राम सेतु। आदम ब्रिज, इसी को आदम ब्रिज भी बोला जाता है। धनुषकोट से शुरू होता है। अब देखते हैं हम लोग अरब सागर के जो द्वीप समूह हैं। तो लक्षद्वीप स्थित है कहाँ पे? अरब सागर में है। भारत का प्रवाल द्वीप है लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ पे? दक्षिण पश्चिम भारत में। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, प्रवाल उत्पत्ति का है। मतलब जो लक्षद्वीप है ये प्रवाल भित्ति का बना हुआ है। अब लक्षद्वीप में बात आती है कितने द्वीप है। छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर ये बना हुआ है। तो इसमें 36 द्वीप हैं लक्षद्वीप में। भटकल, अरनाला, मिनिका एवं हेनरी द्वीपों में से भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है कौन? मिनिकोय द्वीप। भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है द्वीप कौन सा? रामेश्वरम द्वीप है। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है कौन सा? सालसेत द्वीप ही है जो सबसे ज़्यादा आबादी वाला द्वीप है। अब सही सुमेलन की देख लेते हैं। तो सही सुमेलित है ही। तो एक तरफ द्वीप दिया गया, एक तरफ अवस्थिति दिया गया है। तो बेअंत सयोधर जो कच्छ की खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी में अवस्थित है। पीरम जो द्वीप है ये खंभात की खाड़ी में स्थित है। द्वारका अरब सागर तट पर है। दीव काठियावाड़ तट पर है। ये पीरम बहुत बार पूछा गया है। पीरम खंभात की खाड़ी, यानी गुजरात में जो खंभात की खाड़ी है ना, सीधी तरह से इस तरह से, जैसे मैप बना देते हैं एक बार, इसे इस तरह से जो बना हुआ है ये क्या है? ये खंभे की तरह है ना, इसी को खंभात की खाड़ी बोलते हैं। इसी को यहीं पे है, अवस्थित है। दीव हो गया। कोरी क्रीक निवेशिका स्थित है कहाँ पे? कच्छ के रन में है। कोरी क्रीक बहुत पूछा जाता है। एक जैसे पीरम पूछा जाता है बहुत, और कोरी क्रीक इसी तरह से पूछा जाता है। निवेशिका स्थित है कहाँ पे? कच्छ के रन में है। सर क्रीक विवाद है किसके किसके बीच में? भारत पाकिस्तान देशों के मध्य में। फिर अगला जो नया टॉपिक है, भारत के राज्य केंद्र शासित प्रदेश। तो इसमें पहला टॉपिक है राज्य। तो लातूर जिला है महाराष्ट्र में। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह अंग है महाराष्ट्र का। विदर्भ, विदर्भ एक क्रिकेट टीम भी है, ये बहुत बार जीतती है। तो विदर्भ का नाम आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन अब ये जान लीजिए कहाँ पे है? महाराष्ट्र का अंग है ये। तो पाट अंचल अवस्थित है कहाँ पे? झारखंड में। डुमरी तलैया ये बहुत पूछा जाता है, रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध है। डुमरी तलैया, झुमरी तलैया है, बहुत पूछा जाता है। स्थित है कहाँ पे? झारखंड में स्थित है। भारत का कोहिनूर कहा जाता है किसे? आंध्र प्रदेश को। भारत का कोहिनूर किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य को कहा जाता है। मणिपुर का अधिकांश धरातल है पर्वतीय है। मणिपुर में कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपतृण और सड़ती वनस्पति के तैरते हुए द्वीपों पर बने हुए मकानों में रहते हैं। इन द्वीपों को क्या कहते हैं? भूमध्य कहते हैं। भारत में सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है कर्नाटक को। कर्नाटक को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जाना जाता है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है कहाँ पे? बेंगलुरु में है, यानी कर्नाटक में ही है। अब फिर देख लेते हैं, ये भी सही सुमेलित है। औरंगाबाद कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। पालनपुर गुजरात में है। हुबली कर्नाटक में है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। एक तरफ राज्य दिया गया है, इधर राज्य का नाम है, इधर मैदानी भाग का नाम है, मैदान पठार। तो छत्तीसगढ़ में है छत्तीसगढ़ मैदान। झारखंड में है छोटा नागपुर का पठार, बहुत ही पूछा जाता है। छोटा नागपुर पठार कहाँ पे है? झारखंड में। महाराष्ट्र में वृष्ट छाया प्रदेश है। कर्नाटक में मालनड है। फिर आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं
अम्बाला, खुर्जा, करनाल एवं रोहतक में से राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है खुर्जा, करनाल और रोहतक। दिल्ली के अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित है हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान के भाग उप क्षेत्र। मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। अब दिल्ली के अतिरिक्त जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित जो क्षेत्र हैं वो किसके किसके हैं? हरियाणा के भी कुछ क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ क्षेत्र शामिल हैं इसमें, राजस्थान के कुछ क्षेत्र इसमें शामिल हैं, इसे उप क्षेत्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश की सीमा लगी है 5 राज्यों से। अब वो राज्य कौन कौन से इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र है। इन्हीं 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की जो सीमा है सटा हुआ है। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 4 बड़े राज्य कौन कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश है। भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान है चौथा। भारत के राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एवं झारखंड का उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में सही क्रम है छत्तीसगढ़। अवरोही क्रम में मैं कह रहा हूँ अवरोही, आरोही बढ़ते क्रम, अवरोही घटते क्रम में छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र का उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार घटता क्रम है। तो सबसे बड़ा राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु, घटता क्रम पूछा गया है, इतने में से दिया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राजस्थान बड़ा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश भी बड़ा है और उत्तर प्रदेश भी चौथे स्थान पर है। उत्तराखंड जैसा कि आप लोग जानते हैं कि काफ़ी छोटा है, तो उत्तराखंड हो जाएगा इसमें। इस तरह से एग्जाम में भी पूछा जाता है, इसी तरह से इसमें घटना चक्र पॉइंटर में दिया गया है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। 30% जो क्षेत्रफल है इन्हीं 3 राज्यों में है, बाकी 70% में बाकी राज्य आ जाते हैं। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां राज्य है किसका? बिहार का। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा है लेकिन क्षेत्रफल में 12वां है बिहार। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं? ये बहुत पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली भी है जो उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा लगी हुई है। असम घिरा हुआ किससे? 7 राज्यों से। अभी मैं कल बताया था कि असम कितने राज्यों से घिरा हुआ है। महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश में से छत्तीसगढ़ की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, बिहार के साथ नहीं है उभयनिष्ठ। दिल्ली, जोधपुर, नागपुर एवं बेंगलुरु में से मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है बेंगलुरु की। राजस्थान के मरु क्षेत्र के लिए सही कथन है। कौन सा है सही कथन इसमें? यह विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल है, सही है। यह लगभग 10,000 वर्ष पुराना है जिसका कारण अत्यधिक मानवीय हस्तक्षेप रहा है। यहाँ केवल 40 से 60% क्षेत्र ही कृषि हेतु उपयुक्त हैं और शुद्ध बोए गए क्षेत्र में वृद्धि के कारण चरागाह क्षेत्र के विस्तार पर कुप्रभाव पड़ा है। फिर आगे चलते हम लोग देखते हैं कि उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं 7 बहनें किसे कहा जाते हैं। तो ये जो पूरब के जो राज्य हैं छोटे छोटे पूरब के क्षेत्र में, तो इन्हीं 7 राज्यों को 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय। इनको छोड़ करके बाकी कोई राज्य इसमें शामिल नहीं। 7 बहनों में ही सिर्फ 7 राज्य ही हैं। बाकी इसके अलावा कोई भी राज्य दिया रहेगा तो गलत हो जाएगा। जैसे पश्चिम बंगाल, ये भी गलत है, नहीं है शामिल। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी थी कुर्नूल थी। सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सिर्फ 75 जिले हैं। सोनभद्र जिलों को स्पर्श करती है 4 राज्य, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमाएं मिलती हैं सोनभद्र जिले से। सोनभद्र एकदम नीचे है ना, यूपी का जो पार्ट है सोनभद्र जिला एकदम नीचे है। वो 4 राज्यों का स्पर्श करता है। बिहार का भी उसमें सीमा साझा करता है, बिहार के साथ भी झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सीमा के साथ। 4 दक्षिणी राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ सीमा
वर्ती हैं कौन कौन से आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में से प्रत्येक। तेलंगाना राज्य की सीमा बनाता है कौन कौन सा, तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश भी बनाता है, कर्नाटक बनाता है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ भी बनाता है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। भारत के 29वें राज्य तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। वर्तमान में इस समय जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना डेटा है इसलिए इसमें 29वां दे दिया गया। लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वर्तमान में 8 राज्य और 28 राज्य 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं वर्तमान में। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। चंडीगढ़, भुवनेश्वर, बेंगलुरु एवं गांधीनगर में से सुनियोजित राजधानी नगर नहीं है बेंगलुरु। असम की जो राजधानी दिसपुर है। नागालैंड कोहिमा। मेघालय की राजधानी है शिलांग है। फिर बात आती है केंद्र शासित प्रदेश की। भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या कितनी है, वर्तमान में 8 है। ये पुराना डाटा है इसलिए यहाँ पे 8 बना लीजिए आप लोग। 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 वर्तमान में राज्य हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है कौन सा, दिल्ली है। भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित क्षेत्र कौन सा है, तो लक्षद्वीप है। पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित पाया जाता है तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में, यानी पुदुचेरी जो है 3 राज्यों में फैला हुआ है। तमिलनाडु में भी है, केरल में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। फिर बात आती है त्रिपुरा, दमन एवं दीव, लक्षद्वीप एवं पुदुचेरी में से केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है, त्रिपुरा नहीं है। त्रिपुरा एक राज्य है। दमन और दीव के बारे में सत्य कथन। दमन और दीव के बीच खंभात की खाड़ी है। खंभात खाड़ी भी मैंने बताया था गुजरात में है। इसकी राजधानी दमन है। सिलवासा राजधानी है दादरा एवं नगर हवेली की। अब वर्तमान में जो है दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव ये दोनों मिलकर के एक बना दिए गए कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। इसकी जो राजधानी है वर्तमान में वो दमन को बना दिया गया है। ये जरूर याद करके रखिएगा कि ये पुराना डाटा था इसलिए अब सिलवासा नहीं रह गया है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा दमन और दीव। दमन और दीव, दादर, नगर हवेली को अब एक बना दिया गया, इसलिए वर्तमान में 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब हम लोग जो है अगले टॉपिक में प्रजाति एवं जनजातियों के बारे में पढ़ने वाले हैं और वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।